हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भूत डामड़ी पार्ट 1 में आपने सुना कुंजू दादा अपने दोस्त के साथ गांव के लास्ट छोर पे एक चौपाल बना हुआ था, जहां बैठ के वो सुट्टा फूंक रहे थे। अचानक उन्हें कुछ दिखता है। अब आगे उस काली अंधेरी कपकपा देने वाली भीगी हुई रात में वो दूर से ही दिखाई देता 7 आग के गोले थे, जिनमें बीच वाला काफ़ी बड़ा था, जो ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसके पीछे उसकी दाईं ओर के और इसी के एक घड़ी के अंतराल पर बाईं ओर वो तीन तीन गोले छोटे थे, और पहले वाले फिर दाएं वाले गोले के बीच वाले के साथ बारी बारी से ऊपर नीचे उठते बैठ रहे थे। ऐसा होते हुए अपने सामने देखकर मेरी हालत एकदम से खराब हो गई थी। पर ये क्या हो रहा था मेरे समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन मैंने अपने बुजुर्ग से सुन ही रखा था पर देखा नहीं था। पर आज जब मैंने ये सब अपने सामने होते हुए देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहते हुए कुंजू दादा मेरी ओर देखने लगे। मैं भी उनकी बात बड़े दिलचस्पी से सुन रहा था। मेरे लिए ये सब बातें बड़ी आश्चर्यजनक और रहस्यमय सी थी। तभी अचानक कुंजू दादा, देखो ससुरी कैसन मछली जात है, ऊ का पक्का सौद है। किसके घर की है? गांव में पिछले दिनों किसी के घर में मौत हुई क्या? कहते हुए एक पल के लिए मेरी ओर देखकर फिर वह सीधे ऊपर नीचे होते हुए उन आग के गोलों की ओर देखने के साथ कुछ बुदबुदाने से लगे। उनकी बातें सुनकर मैं याद करने की कोशिश करने लगा। हाँ, फिर कुंजू दादा ने बोला, 15 दिन पहले एक जवान की मौत हुई रही। कुछ काट ले, शायद शरीर नीला पड़ गया रहा, जैसे कि खून निचोड़ गया हो। गांव के बुजुर्ग बताए थे, मैंने नहीं देखा। उन दिनों मैं अपनी ड्यूटी में उन दिनों बाहर गांव के जंगल में था, सो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। कहते हुए मैं भी सामने की ओर बहुत आश्चर्य से उन ऊपर नीचे होते सातों आँख के गोलों को देखने लगा। वे गोले अब भी वैसे ही क्रम में ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे शुरू से हो रहे थे, पर अब उनके ऊपर नीचे होने की गति तेज हो गई थी। तभी देखते ही देखते थोड़ी ही देर में बीच वाले बड़े गोले में उसके अगल बगल के दोनों छोटे गोले समा गए। अब बस 5 ही गोले बचे जो ऊपर नीचे हुए जा रहे थे। उन गोलों को देखते हुए कुंजू दादा के मित्र बोले, अगला अमावस तक बहुत भारी है। गांव के जवान लौंडों पे थोड़ा नज़र लगाए रखियो। सियान डोकरवा लोगों को थोड़ा सचेत कर दो। कहते हुए वो खामोश हो गए और उन आँख से जलते चमकते हुए 5 लोगों को देखने लगे। इस दौरान वे कुछ कुछ बुदबुदा भी रहे थे, जो मेरे समझ के परे वाली बात थी। थोड़ी देर बाद वे आँख के गोले धुंधले होते जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो धूप अंधेरे को ताकते रहने के बाद मित्र बोले, 2-4 सुट्टा के कस लगा ली जाए, फिर चल जाए। कहते हुए मित्र जी के साथ सुट्टा लगाने लगे। ये बातें मेरे समझ में ज़्यादा नहीं आ रही थी। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य मैंने अपनी उम्र में पहली मर्तबा होते हुए देखा था। सच कहूँ तो देखते ही मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। अभी भी रह रह कर दौड़ती जा रही थी। मैं उनकी बात पर कहने कहाने जैसी स्थिति में इस वक्त नहीं था। हम लोग सुट्टा लगाकर चबूतरे के नीचे उतरे और अंधेरे में आग की लूटी थामे अपने घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर चलने के बाद मैं मित्र जी को लेकर अपने घर पहुंचा। फिर हम दोनों की ही एक कमरे में खाट डालकर बिस्तर लगाया गया, वहां ले चला। रास्ते पर हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी। मित्र जी देहाती तंत्र के बहुत बढ़िया जानकार के साथ अच्छे साधक भी थे। उम्र में भी मुझसे बड़े थे, लेकिन मेरे साथ उनका मित्रता का बंधन था। इस नाते हमारे आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। आज की रात बहुत गहरी हो आई थी। जलीय कीट पतंगों, कीड़े
मकोड़ों और मेढकों की आवाज़ अब दूर से आती अब सुनाई दे रही थी। कुल जमा बेहद डरावनी सी रात थी। ऊपर से अमावस्या ने इस पर और 4 चांद लगा रखे थे। कमरे के कवेलू वाली छत के नीचे कटवा होने के कारण गुनगुना सा माहौल था। खिड़की के पास वाली दीवार पर एक छोटा सा आला बना हुआ था, जिसमें जलती हुई डिबरी मंद मंद प्रकाश कमरे में बिखेर रही थी। मित्र जी बिस्तर में बैठे हुए उस जलती हुई डिबरी को एक टक देख रहे थे। तभी उन्होंने मुझसे कहा, बहुते सौदे हुए हैं सयाली, समझो भयानक तेज गति। मैंने उनकी बातें को सुनकर उनसे कहा, मैं आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है मित्र जी। कहते हुए उनकी ओर देखने लगा। अरे जे तुम लोग जादू टोना कहते हो ना, वही को वो भयंकर विद्या है, पर वो जो भी है ससुरी बहुते पारंगत है। नहीं तो इतनी पुरानी विद्या के खैर छोड़ो, तुम्हारे समझ में ना आएगी। कहते हुए मित्र जी मेरी ओर देखते हुए एक पल के लिए बिस्तर से उठे, फिर अपने दोनों पाँव लटका कर बैठ गए और यार बीड़ी है तो जला, पता नहीं बहुते तलब लग रही है। कहते हुए मेरी ओर देखने लगे। मैं समझ गया था उनको चोंगी के कस में मज़ा नहीं आया था, तो मैंने कमरे में ही पटावा के संभाल कर रखी हुई बीड़ी का कट्टा निकाल कर लाया और उसमें से एक बीड़ी निकाल कर जलाई, फिर मित्र जी को दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे बीड़ी ली और एक तगड़ा वाला कस लगाकर अपनी नाक की दुनाली से ढेर सारा धुआं छोड़ते हुए बोले, जानत हो वो दूर खार के तरफ उठता बैठता वो 8 ठो आँख का गोला का रहा। कहते हुए मेरी ओर देखने लगे। ये सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े से हो गए। बदन की हड्डियाँ जैसे किसी ने ठंडा लावा एक साथ डाल दिया हो। कहने का मतलब कि भयंकर वाली झुरझुरियाँ सी दौड़ गई। एक बारंगी से मैं कांप कर रह गया था। उस अबोध डर को कह नहीं पाऊंगा। मैंने अपना डर छुपाते हुए उनकी ओर देखते हुए, जी काहे का बना रहीस आग का गोला, कहते हुए मेरी आह निकल आई। इधर मेरी बातों को सुनकर मित्र जी हंसते हुए बोले, डर गए लागत है मित्र जी, हा 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 कह फिर हंसने लगे और कुछ देर बाद वो बीड़ी का कस लगाते हुए फिर खामोश होकर जैसे शून्य की ओर देखते रहे और फिर उन्होंने बीड़ी को जमीन में मसल कर बुझाई और मेरी ओर देखकर बोले, कल साझे बाढ़ उतर जाई, परसों पहल हम यहाँ से निकल लेंगे। कल रात गांव के 2-4 लोगों को बुलाओ, हम उनको बता देंगे, समझो। अब ज़्यादा दिमाग में न ले और चद्दर तान के सो लो। कहते हुए मित्र जी सिर से पैर तक अपना चादर ओढ़ लिए और थोड़ी ही देर में उनकी खराटे सुनाई देने लगे और मेरी तो हालत उन आँख के ऊपर नीचे होते गोलों के विषय में और मित्र जी की कही बातों को सोच सोच कर खराब हुई जा रही थी। कब ये सोचते सोचते नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। इधर सुबह सुबह मेरी नींद खुली और बाहर हो रही मूसलधारा बारिश की आवाज़ें कमरे के अंदर सुनाई दे रही थी। मित्र जी अभी भी मस्त नींद ले रहे थे। मैं अलसाए हुए से जाग गया था। अभी सूरज निकलने में घंटा भर से ज़्यादा का समय था। इसके कुछ पल बाद मैं आहिस्ते से उठा और कमरे से बाहर आकर दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और आंगन के पैरा मचाने के नीचे मंद मंद जल रहे अंगीठे को आपस में भिड़ाकर आग भड़काई और चाय बनाने को कतेली साफ कर एक ओर रखकर मैं अपनी दैनिक क्रिया निपटाने हेतु भाग लिया। थोड़ी देर में स्नान ध्यान कर वापस आकर फिर जलती हुई आग में चाय की कतेली चढ़ाकर
आग तापने लगा। तभी जलती हुई आग को देखकर रात वाली बात मुझे याद आ गई और फिर से शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। आज बारिश दोपहर में जाकर बंद हुई थी। चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा था। मित्र जी बहुत आराम से उठे थे। मैंने उन्हें गर्मा गर्म चाय की गिलास थमाकर थोड़ी सी चाय मैंने भी एक गिलास में ले ली और फिर हम दोनों चाय की चुस्की लेने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी ओर देखते हुए बोले, बरसत पानी के घर देख लागत है, ये ससुरी झड़ी अभी और जमेगी का कंजू। उनकी बातें सुन मैंने कहा, लागत तो यही है मित्र जी, ये पानी अभी आपको छोड़ने वाला नहीं। कहते हुए मैं हंसने लगा। अरे का बताएं, बहुत ज़रूरी काम था यार। खैर जब तक पानी न छूटी तब तक जाना भी संभव नहीं है। कहते हुए मित्र जी थोड़ी चिंतित से मुस्कुरा पड़े। इधर मैं घर में दोपहर के भोजन की तैयारी में जुट गया था। वैसे ही लगातार गिरते पानी के चक्कर में वैसे ही काफ़ी देर हो गई थी। भोजन तैयार होने के बाद हम दोनों ने एक साथ इधर उधर की बातें करते हुए भोजन किए। इधर अब बारिश थोड़ी थमने को हो रही थी। अभी शाम होने में अभी घंटे 2 घंटे का समय था। इधर पानी गिरना भी जैसे थम सा गया था। तभी चाय की चुस्की लेते हुए मित्र जी ने मुझसे कहा, गाँव के सियान लोग को बुलाओ, हमार काम है, सभी को बता देना, बाकी तुम और तुम्हारे गांव वाले जाने, हमें क्या। कहते हुए मित्र जी मेरी ओर गंभीर होकर देखने लगे और बात भी तो गंभीर ही थी, आंखों देखी बात थी। और उनकी ओर देखते हुए सहमति सी सिर हिलाते हुए घर के बाहर की ओर निकला। इधर गांव की गलियों में घुटनों के नीचे तक पानी बह रहा था। मैंने एक नज़र ऊपर आसमान की ओर देखा। बादल साफ हुआ जा रहे थे। अब लग रहा था कि पानी रुक जाएगी। फिर मैं जल्दी से सरपंच जी, गांव के पटेल और कोटवारा के घर जो अलग अलग दिशा में थे, मैं से पहले पटेल के घर पहुंचा। पटेल गांव की ओर से सामाजिक ताना बाना बनाए रखना, तहसील थाना कचहरी का काम देखता था। गांव आने पर पटवारी दरोगा सब उससे ही तलब करते थे। जब मैंने उसे मित्र जी के बुलावे की खबर दी तो वह चिंतित सा हुआ और मेरे साथ साथ ही सरपंच जी के घर की ओर हो लिया। और थोड़ी देर में ही हम लोग सरपंच के यहाँ पहुँच गए और उन्हें आने का कारण बताया तो सोच में पड़ गए सरपंच जी। मित्र जी को आसपास के गांव लोग बहुत अच्छे से जानते थे और सभी उन्हें खूब मान सम्मान और आदर देते थे। वे तंत्र के एक अच्छे साधक होने के साथ साथ तंत्र और तांत्रिक विषयों में ज़बरदस्त पकड़ रखते थे। लेकिन हाँ, इस मामले में वे बहुत ही साफ आदमी थे, अपनी मर्जी के थे। मतलब उनका मन बना तो किया और नहीं तो राम राम। हाँ, ये भी तंत्र उनके आजीविका का साधन नहीं था और इसमें आज तक वे इसमें असफल भी नहीं हुए थे। साँझ होने के साथ ही गांव के सरपंच जी और पटेल सहित 7 से 8 सियाने और प्रमुख लोग मित्र जी से मिलने के लिए इकट्ठे हो गए। वे सब मिलाकर कुल जमा 10 मुंडी थे। मैं सभी के स्वागत में बड़ी तंबाकू पेश कर चाय बनाने चला गया। फिर थोड़ी ही देर में सभी के लिए चाय लेकर आया और सभी को एक एक कर चाय पेश की। तभी सभी लोग चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। मित्र जी अंदर सायंकाल की पूजा में अगरबत्ती दीपक जलाकर संपन्न कर रहे थे और सभी लोग बाहर बड़े से आंगन में जल रहे अलावा के चारों ओर लगी खाटों में बैठकर चाय पीते हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे और अपना अपना अंदाजे लगाकर खुसुर फुसुर आपस में कर रहे थे। मैं सरपंच जी के पास ही खड़ा था। कुछ ही देर बाद मित्र जी कमरे से निकलकर बाहर आंगन में आए और सरपंच जी सहित सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर
अपने अपने तरीके से, कोई पैर छूकर तो कोई झुककर प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करने लगे। ये लोग उम्र में मित्र जी की दुगुने तुगुने बड़े रहे होंगे, पर जब आप किन्हीं विशिष्ट विद्या के प्रांगत या विद्वान होते हैं तो ये दुनिया आपके कदमों में झुककर आपका इस्तकबाल करती है। और यही बात यहाँ मित्र जी के संग भी हो रहा था। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक ओर बैठ गए। फिर उन्होंने एक नज़र वहाँ पर आए हुए सभी पर डाली, जैसे कोई कुछ कहने से पहले अपना प्रभाव देख लेता है। वो सभी लोग खामोश बैठे मित्र जी को ही देख रहे थे। कुछ पलों बाद मित्र जी गंभीर आवाज में कहने लगे, आगे आए वाला 6 मासी बहुत कठिन होए वाला है, समझे आप लोग। कहते हुए मित्र जी सबकी ओर देखने लगे। वहाँ बैठे हुए सारे लोग असमंजस के भाव से एक दूसरे को देखने लगे। फिर सभी लोग एक नज़र सरपंच जी की ओर देखकर मित्र जी को देखने लगे। तभी एक पल ठहर कर सरपंच जी अपनी जगह पे खड़े हुए और बोलने लगे, भगत जी, आपसे प्रार्थना है कि असल बात क्या है बताएं, और जो भी बात है उसे पूरी तरह से फोड़ कर कहेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया करके पूरी बात कहें। कहते हुए सरपंच जी ने अपने हाथ जोड़े तो मित्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। फिर उन्हें अपने पास ही बैठाते हुए बोले, अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं आप सभी से जो बात कहने वाला हूँ वह एक गंभीर मामला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके गांव से ही मेरे मित्र सखा कंजू राम जी है, इनसे मिलने आया हुआ था। लगातार होते हुए पानी की झड़ी के कारण मैं रुका हुआ हूँ। बात यह है कि कल रात हम दोनों भोजन करके गांव के आखिरी छोर पर बने रंगमंच चबूतरे तक गए थे। वहाँ चोंगी जलाकर हम लोग पी रहे थे। वहाँ देखा कि दूर खार की तरफ, यह डरने डराने के लिए कही जाने वाली बातें नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आगे आने वाली 6 माही मतलब कि 3 अमावस्या गांव के जवान लौंडे और 16 वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हुए मित्र जी कुछ पल रुके और सभी को देखने लगे। उनकी बातों का प्रभाव ऐसा था कि सभी सन खावे खामोश निगाहों से उन्हें देख रहे थे। कुछ पल बाद मित्र जी फिर आगे कहने लगे, वो कोई सौद हवे। इतना ही कहा था कि मित्र जी के सुनते ही लोगों की सिसकड़ी निकल गई। फिर मित्र जी कहते चले गए, सौद वो जे के पास जादू टोने में बहुत बड़ी विद्या में महारत हासिल है। वो जो भी हो, इस गांव के हो सके या पास गांव के, मैं नहीं जानता वो कहाँ से है। हाँ, पर बीते कल के अमावस्या की आधी रात को चलती उसकी क्रिया, वो आग के छोटे बड़े 8 गोले जो अपने से उठते बैठते चलते देखा है। और यह तंत्राचार के हिसाब से भूत डामड़ा तंत्र की निमड़ी की प्राचीन विद्या है जो बहुत खतरनाक है। इसलिए अभी आने वाले कुछ दिनों में गांव के लड़कों पर नज़र बनाए रखें। कोई हिष्ट पुष्ट लड़का अचानक से सूखने जैसा तो नहीं लगा है, मतलब जिसकी देह में धीरे धीरे पीलापन आने लगा हो और उसका वजन घटने लगा हो। ये बातें विशेष रूप से देखने की है। अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो फिर आप लोग समझ जाइए, क्रिया उस जवान खून पर शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें पहचानने का बड़ा पेच है। मित्र जी एक पल को रुके और फिर कहते चले गए, कल रात वो सब देखकर मैंने जो महसूस किया और जो मेरी जानकारी में थी वो आप लोग से कहना मेरा फर्ज बनता है। इसीलिए शाम को अपने मित्र को आप लोग के पास भेजकर बुलाया ताकि बता सकूं। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब
आप लोग समझेंगे। मेरा काम बताने का था, सब कुछ बताने का था, आप लोगों को बता दिया, इसके बाद अब मेरा काम खत्म हो गया। कहते हुए मित्र जी ने अपने दोनों हाथ को जोड़ा और अपनी जगह से खड़े हुए। फिर मेरी ओर एक नज़र देखे। मैं उनका इशारा समझ गया और उनके लिए एक बीड़ी जलाकर उनके हाथ में थमा दी और वे शांत भाव से बीड़ी के कस लगाने में मशगूल हो गए। इधर मित्र जी की बात सुनकर सरपंच जी के सहित गांव के सारे सियाने लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और एक दूसरे को देखकर कुछ पलों बाद सभी एक साथ बोल पड़े। भगत जी, आप जो कह रहे हैं उस पर हम लोग को पूरा विश्वास है, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। ये सब हम लोग भी जानते हैं और आप ही हमारे बड़े हितैषी हैं। तभी आपने हम सभी लोगों को बुलावा भेजा। जो हमारे गांव में आने वाला अनिष्ट है उसकी सूचना दी है और इसके साथ ही हम सभी लोग ये चाहते हैं इसका निदान आप ही बताएं, आप ही करें, ताकि आगामी समय में आने वाली है जवान मौतों को जवान बातों पर अंकुश लगाया जा सके, रोका जा सके, बचाया जा सके। और ये केवल और केवल आप ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्यों क्यों कहते हुए सभी लोग मित्र जी के पैर पकड़ लिए। सभी को मित्र जी ने आदर से उठाया और सभी लोगों से बोला, देखिए, ये बड़ी प्रचंड शक्तियाँ होती हैं, इनसे लड़ना होता है। इनके लिए नियम, उपनियम, बंध, आबंध, दिशा, काल, घटी, पल, आकाश, पाताल, अग्नि, ये सब देखना होता है। और ये जब महाडाकन की शक्ति हो तो फिर उसके बड़े ही जतन है। फिर काल समय ये 6 मासी की अमावस्या तक साधन, फिर उपाय, गांव के सभी देवी देवता, ठाकुर से माँ शीतला तक की मनौती कर आज्ञा लेना होगा और सब देखना होगा कि वे किस स्थिति में हैं। कहने का मतलब आज्ञा देते हैं या नहीं, तो फिर उनके लिए जतन शुरू करना होगा। और जब राजी योग सहयोग होगा तो फिर 3 दिन अंधियारी में अधरतिया डोला चलेगा। और जब डोला चलेगा तो फिर चलेगा, किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं। इसका लाभ हानि से सब परिचित हो, नहीं हो तो सुना ही होगा, और वो जो भी होगा वो पूरा बर्बाद होगा। चाहे वह फिर कोई भी हो, बचेगा नहीं। उस समय कोई कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब अधरतिया डोला रुकेगा नहीं। आप लोग सब बैठकर पुनः विचार कर लो, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें क्षमा नहीं है। मैं अभी 2 दिन आपके गांव में ही हूँ। भारी वर्षा आज थमी है, नदी उफान पे है, तो मेरा तब तक जाना असंभव है जब तक बाढ़ न उतर जाए। इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप लोग सब आपस में बैठकर आराम से सभी पहलुओं पर विचार कर लीजिए। फिर मुझे परसों किसी भी वक्त बता दीजिए। कल मैं आपके गांव को अपने शाखा के संग घूमकर मुआयना कर लूँगा। कहते हुए मित्र जी अपने हाथ जोड़कर सभी लोगों की तरफ देखने लगे और अपने स्थान पर बैठ गए। इतने में सभी लोग के लिए चाय आ गई और सभी लोग इच्छा अनिच्छा से चाय की गिलास उठाकर खामोशी से चुस्की लेने लगे। इधर मैं पटेल और सरपंच जी हल्की फुल्की बातें करते हुए बात समझने समझाने में लग रहे थे। कुछ देर पश्चात सरपंच जी के कहने समझाने के साथ ही मित्र जी की से अनुमति लेकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर निकल गए। तो मित्र जी ने एक लंबी सांस ली और पास रखी बीड़ी की कट्टे में से एक बीड़ी निकालकर सुलगाई और फिर इत्मीनान वाली कस लेकर ढेर सारा धुआं छोड़ते हुए मुझसे कहने लगे, अब चलो आज मुर्गा बनाकर खाते हैं, कल पूरा गांव अच्छे से घुमाओ। कहते हुए मित्र जी मुस्कुरा पड़े। अब आगे मुझे मुर्गा बनाने की तैयारी करनी थी।
इसीलिए घर में बने हुए मुर्गे के दरबे की ओर मैं चला गया। आगे क्या होता है इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अगला एपिसोड का इंतज़ार करें।